एक बार फिर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर संगीता अग्रवाल, व्याख्याता, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिसरोद, विषय रसायन की अध्याय 2 परमाणु संरचना के बारे में आज आपको जानकारी दूंगी। बच्चों, सभी बच्चे ध्यान देंगे। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा इन शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। मैं भी पढ़ रही हूँ, मेरे पढ़ने के साथ साथ आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। विभिन्न तत्वों के रासायनिक व्यवहार में विविधता उनके परमाणुओं की आंतरिक संरचना में निहित विविधता से पथरेखित होती है। विभिन्न तत्वों के रासायनिक व्यवहार में विविधता उनके परमाणुओं की आंतरिक संरचना में निहित विविधता से पथरेखित होती है। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में एक रॉल्ड हॉफमैन की परिभाषा पढ़ी थी। वह थी रसायन विज्ञान के बारे में। उनके द्वारा यह कहा गया था कि रसायन विज्ञान वास्तव में 100 से अधिक तत्वों का विज्ञान है। तो यहाँ हमको यह तो प्रदर्शित हो रहा है कि तत्वों की संख्या लगभग 100 तो होना ही चाहिए, जो अब जाकर के 118 और उसके बाद 119 भी हो गई है। अभी जो 119वां तत्व है उसको आवर्त सारणी में प्लेस करने की तैयारी चल रही है। तो एक बार फिर आप देखेंगे कि ये जो 100 तत्व हैं, ये क्यों अंतर रखते हैं, इनकी मतलब इनमें ऐसा क्या है जो इन्होंने 100 टाइप्स क्रिएट कर दिए। विभिन्न तत्वों में रासायनिक व्यवहार में विविधता उनके परमाणुओं की आंतरिक संरचना में निहित विविधता से पथरेखित होती है। अर्थात ये जो 100 तत्व हैं, इनमें जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, इनमें अलग अलग क्वालिटीज हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण परमाणुओं की आंतरिक संरचना में विविधता। इसका मतलब यह तो निश्चित ही है कि जो तत्वों में विविधता है, उसका आधार क्या है? उसका आधार परमाणुओं की संरचना में विविधता है। तो ऐसा क्या है कि जो परमाणु संरचना में विविधता उत्पन्न करता है, पैदा करता है, उनको अलग अलग बनाता है? यह समझने के लिए हमको आज इस अध्याय को समझना है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बच्चों, परमाणु संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों ने 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारा काम किया और इन सभी वैज्ञानिकों के काम को क्रमबद्ध कर पाना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि ये वैज्ञानिक वास्तव में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे और इस बीच में उनके जो उनके थोड़े कुछ काम जो थे वह परमाणुओं की संरचना के लिए महत्वपूर्ण थे और वो अलग अलग स्थानों पे भी काम कर रहे थे। फिर भी आपकी पुस्तकों में और वैज्ञानिकों के महारथियों ने, रसायन के महारथियों ने इन वैज्ञानिकों के कामों को एक पथ रेखित किया है, एक साथ लेके आए हैं। तो यहाँ मैं आपको इस पाठ को आपके सामने 5 भागों में प्रस्तुत करूंगी। पहला आप ध्यान देंगे, पहला पॉइंट है अपरमाणुविक कणों की खोज। दूसरा है बोहर से पहले के परमाणु मॉडल, मतलब परमाणु संरचना के बारे में जो बोहर ने परमाणु मॉडल दिया उससे पहले क्या क्या रहा, मतलब किन किन वैज्ञानिकों ने परमाणु मॉडल दिए। उसके बाद बोहर का परमाणु मॉडल, और फिर आ जाएगा चौथा नंबर बोहर के बाद क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। किसका? परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। और इसके बाद जब हमको एक परमाणु का एक मॉडल मिल गया, एक संरचना मिल गई, उसके बाद हमने ये जाना कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का भराव किस प्रकार होता है, इलेक्ट्रॉन के भरने के नियम। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं 2.1 अपरमाणुविक कणों की खोज। बच्चों, यह प्रयोग जो है वह गैसों के साथ किए गए। गैसों में विद्युत विसर्जन प्रयोगों के परिणामों से परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन कणों की खोज वह किस प्रकार हुई। कैथोड किरणों के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की खोज की गई है। कैथोड किरणें, अब ये कैथोड किरणें क्या थी? वास्तव में कुछ और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तभी इस तरह का एक कण प्राप्त हुए हमको, और हम आज देखेंगे कैथोड किरणें क्या है, इनके गुण किस प्रकार से हैं।
सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि सामान्य ताप एवं दाब, जैसे बाहर का एटमॉस्फेयर है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पर गैसें जो होती है वास्तव में विद्युत की कुचालक होती हैं। किंतु यदि इनका दाब कम कर दिया जाए, जो सामान्य वायुमंडलीय दाब है उससे हम कम दाब करेंगे और अधिक वोल्टता की विद्युत उनमें प्रवाहित करेंगे, तो वह गैसें जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक बन जाती हैं। आइए आप चित्र पे ध्यान देंगे। एक विसर्जन नली ली है, इसमें ये जो है बंद मुंह की कांच की नली है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड जुड़े हुए हैं। नली का दाब 10-2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कम किया गया है और उच्च वोल्टता कितना उच्च 5000 से लेकर के 10,000 वोल्टता का यहाँ पर हम जो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और मतलब इतनी वोल्टता का विभवांतर लगाने पर नली में उपस्थित गैस में विद्युत का चालन होने लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि कैथोड से एक प्रकाश पुंज निकलता है। इस प्रकार कैथोड से निकलने के कारण ही ये जो प्रकाश पुंज था ये कैथोड से निकल रहा था, तो इस कारण ही इनको क्या नाम दे दिया गया, कैथोड किरणें। अब आप इनसे जो किरणें निकली उनके बारे में बहुत अलग अलग ध्यान पूर्वक मतलब छोटे छोटे प्रयोग किए गए और उसके बाद जो कंक्लूजन निकला, हम ज्यादा डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम सीधे आते हैं कि इन कैथोड किरणों के गुण वास्तव में है क्या। कैथोड किरणें जो होती हैं वह सरल रेखा में गमन करती हैं। कैथोड किरणें वास्तव में ऋण आवेशित होती हैं। कैथोड किरणों में धातु के पतले चादर को भेदने की क्षमता होती है। कैथोड किरणें धातु से टकराने के बाद एक प्रकार की किरणें उत्पन्न करती हैं, वापस के रेज, जिसको हम एक्सरे कहते हैं। आपके जब हाथ पांव या की हड्डी टूट जाती है तो आप लोग जाते हो एक्सरे निकलवाने, तो वो वास्तव में कैसे उत्पन्न होता है, जब कैथोड किरणों को किसी धातु की प्लेट पर करते हैं। अब टेक्नोलॉजी कुछ बदल गई है और मुझे उस फील्ड में इतना नहीं पता है। हम आगे यदि होगा तो हम भी इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र में एस ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। चुंबक में आपको पता है 2 ध्रुव होते हैं, एस ध्रुव और एन ध्रुव, तो यह क्या करती है, एस ध्रुव की ओर मुड़ती हैं। कैथोड किरणें द्रव्य कणों से बनी होती हैं। उनका कहना यह है कि कोई कण है जो द्रव्य का महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इसीलिए हमने ये कहा कि यह द्रव्य कणों से बनी होती है। इन सब से जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर के आए थे कि कैथोड किरणों के बारे में जो इलेक्ट्रॉन की बात आई वो क्या थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश E और द्रव्यमान m का अनुपात एक विशेष उपकरण में किया और E/m का मान 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम पाया। कैथोड किसी भी धातु की हो, कैथोड किरणें किसी भी धातु से, कैथोड वास्तव में किसी भी धातु का बना हुआ हो और विसर्जन नली में कोई भी गैस ली जाए तो E/n का मान हमेशा स्थिर रहता है। उनका कहना यह है कि चाहे हम नली में लेने वाली गैस बदल दें और कैथोड की धातु भी बदल दें तो भी E/m का मान स्थिर ही रहता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण मिलिकन की तेल बूंदों के प्रयोग से किया गया। इसे मिलिकन ड्रॉप मेथड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को सभी द्रव्यों का सार्वत्रिक रचक कण माना जाता है। इसके बाद हम आते हैं बच्चों प्रोटॉन की खोज पर। एनोड किरणों के प्रयोग के आधार पर प्रोटॉन कणों की खोज हुई है। यह चित्र आप देख रहे हैं। गोल्डस्टाइन ने कैथोड किरणों के परीक्षण को ही छिद्रित कैथोड के साथ दोहराया। जो कैथोड किरणों का जो परीक्षण था उसमें वैज्ञानिक ने जो कैथोड लिया वह मतलब छेद वाला था, उसमें पोर्स थे और पाया कि कैथोड किरणों के निकलने के कुछ समय पश्चात एक चमकदार प्रकाश पुंज एनोड से निकलकर कैथोड की ओर जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। वो एनोड किरणों से निकलता है प्रकाश पुंज, इसलिए उसको क्या कहा गया, एनोड किरणें। एनोड किरणों के गुण। एनोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। ये किरणें आवेशित किरणों से बनी होती हैं। एनोड किरणों के कणों के लिए E/m का मान ज्ञात किया गया, जो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग पाया गया। अब यहाँ आप ध्यान देंगे जो इलेक्ट्रॉन जब खोज हुई थी तब एक अलग कंसेप्ट था कि कोई भी गैस ली जाए और
यदि धातु भी कोई भी ली जाए तो भी E/m का मान समान आ रहा था, किंतु एनोड किरणों में यह जो है वह अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग आया। ये वास्तव में बहुत एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। हाइड्रोजन गैस के लिए E/m का मान सबसे अधिक होता है। इन कणों को धनात्मक कण अर्थात प्रोटॉन कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक और अन्य कण जिनको हम कहते हैं न्यूट्रॉन की खोज। 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के एक नए कण की खोज की। उन्होंने क्या किया कि बेरिलियम नाम की एक धातु है उस पर अल्फा कणों की बौछार की, तो उससे कुछ ऐसे कण प्राप्त हुए जिस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं था। आपने इलेक्ट्रॉन पढ़े, प्रोटॉन पढ़े, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश था, प्रोटॉन पे धनावेश था, लेकिन ये तीसरे प्रकार के कण थे, इन पर कोई भी प्रकार का आवेश नहीं था। अब न्यूट्रॉन के गुण क्या होते हैं यह हम देखते हैं। न्यूट्रॉन भी परमाणु का एक मूलभूत कण है। इन पर कोई आवेश नहीं होता है, अतः इनको हमने न्यूट्रॉन कहा। यह कण लगभग प्रोटॉन जितना ही भारी होता है। इसमें द्रव्यमान होता है परंतु आवेश नहीं होता है। अब बच्चों हमको 3 प्रकार के कण मिल गए। अब वैज्ञानिकों के सामने समस्या थी कि इनको कैसे व्यवस्थित होंगे। तो इन कणों की खोज ने वैज्ञानिकों को परमाणु संरचना किस प्रकार की है यह सोचने पर ध्यान आकर्षित किया। इस दिशा में जिन वैज्ञानिकों ने काम किए वो वास्तव में उनका नाम है थॉमसन, रदरफोर्ड, समरफील्ड, बोहर, मैक्सवेल, मैक्स प्लैंक। इन सब ने बहुत सारा काम इन कणों को व्यवस्थित करने में अपना ध्यान लगाया है। अब हम आते हैं 2.2 परमाणु मॉडल। बोहर के परमाणु मॉडल से पहले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण था, परंतु इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की खोज से वैज्ञानिक यह सोचने पर बाध्य हो गए कि परमाणु के अंदर ये कण किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। इस दिशा में जिन वैज्ञानिकों ने काम किया उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, समरफील्ड, बोहरबरी, मैक्सवेल और मैक्स प्लैंक। सबसे पहले हम आते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल पर। थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है उसको हम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। जब यह हम समझ रहे होंगे तब आप तरबूज की कल्पना करेंगे। परमाणु एक दृढ़ गोला है जिसका आकार 10⁻8 सेंटीमीटर का होता है। परमाणु का धनावेश गोले के भीतर समान रूप से वितरित रहता है, जबकि ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन तरबूजों के बीजों की तरह बीच बीच में गुथे रहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो तरबूज का जो भार है वह जो है किसके द्वारा है? मुख्यतः प्रोटॉन के द्वारा। किसके द्वारा है? प्रोटॉन के द्वारा। और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कोई भी भार इसमें नहीं है, तो उसका भार प्रोटॉन की तुलना में नगण्य है और वह तरबूजों के बीज की तरह है। मतलब टोटल जो तरबूज का भार होगा उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनों का यदि भार लिया जाए, बीजों का भार लिया जाए तो वह नगण्य होगा। परमाणु में धन एवं ऋण आवेश की संख्या जो होती है वह बराबर होती है। अब यहाँ पर एक समस्या हुई। इसके बाद जो कमियां रही थॉमसन मॉडल में वो निम्न प्रकार से थी। यह स्पष्ट नहीं करता है कि धन और ऋण आवेश परस्पर एक दूसरे को निरावेशित क्यों नहीं कर देते हैं। उस समय तक गोल्डस्टीन द्वारा न्यूट्रॉन कणों की खोज नहीं की गई थी, अतः न्यूट्रॉन की खोज के बाद थॉमसन का मॉडल असफल सिद्ध हो गया। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर। यहाँ सभी ध्यान दें, ये एक चित्र बना हुआ है जो गोल बनाया गया है। वास्तव में ये एक परमाणु की संरचना बनाई गई है और इसका एक एक्सपेरिमेंट आपकी किताब में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। इसको हम समझेंगे। रदरफोर्ड का प्रयोग। रदरफोर्ड ने 1911 में रेडियम से प्राप्त धन आवेशित अल्फा कणों को, जो वास्तव में हीलियम के नाभिक थे, का स्वर्ण पत्थरों पर आघात करके देखा।
इससे जो कंक्लूजन उनके सामने आया वह यह था, बहुत से अल्फा कण पत्रे के आर पार सीधे निकल जाते हैं, किंतु पर्याप्त कण मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण ऐसे भी हैं जो 90 डिग्री से भी अधिक कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ कण अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं। रदरफोर्ड द्वारा परमाणु संरचना के लिए जो निष्कर्ष दिए गए वह निम्न प्रकार से थे। अधिकतर कण स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते हैं, अतः परमाणु में विशाल रिक्त स्थान है। परमाणु के मध्य भाग में धन आवेशित पुंज होना चाहिए। इसे उन्होंने नाभिक नाम दिया। नाभिक के बाहरी ओर ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हैं, जो अल्फा कणों के मार्ग को परिवर्तित करते हैं। अल्फा कण कैसे हैं? धनावेशित हैं, तो इलेक्ट्रॉन उनको अट्रैक्ट करेगा, तो जिस रास्ते पे वह जा रहे थे उस मार्ग से वह विक्षेपित हो जाते हैं। ऋण आवेशित कण अत्यधिक वेग से नाभिक की परिक्रमा करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता, अत्यधिक उसका वेग है। और इसके बाद रदरफोर्ड जिस कंक्लूजन पे पहुंचे वह यह था कि परमाणु को हम सौर मंडल का सूक्ष्म प्रतिरूप कह सकते हैं, जिसमें नाभिक सूर्य के सदृश है और इलेक्ट्रॉन ग्रहों की भांति परिक्रमा कर रहे हैं। इसके बाद भी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो दोष रह गए वह इस प्रकार से थे। पहला ये जो दोष है वह यह है, उन्होंने कहा कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन कैसे निकट संवेशित या पैक्ट रह करके स्थायी परमाणु बना सकते हैं। उनका कहना यह है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अपोजिट चार्ज है, तो वह एक साथ रह करके किसी संरचना को कैसे रूप दे सकते हैं। इस निराकरण का दोष इस दोष का निराकरण स्वयं रदरफोर्ड ने ही 1920 में किया और बताया कि नाभिक में प्रोटॉन सदृश द्रव्यमान वाले आवेशहीन कण संलग्न होना चाहिए। वो कौन से हैं आवेशहीन कण? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में न्यूट्रॉन जो है वह कैसा कार्य करता है? इंसुलेटर का। वह इन दोनों के बीच के जो आकर्षण को है वह रोकता है। दूसरा जो पॉइंट था वह यह था कि विद्युत आवेश का जो है वो विद्युत आवेश जो त्वरित लगातार जब गति करता है तो उसके त्वरण के कारण लगातार गति के कारण विकिरण का उत्सर्जन होगा और उसमें उसकी गति बदलेगी और अंत में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। इसका निराकरण समरफील्ड ने दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं का कंसेप्ट देकर के दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वास्तव में दीर्घवृत्ताकार कक्षों में गति करता है, जिससे उसके वो जब किनारे पे आता है, दीर्घवृत्ताकार जो है इलेप्टिकल ऑर्बिट्स होती हैं और उसमें उसका एक्सेलरेशन जो है वो संतुलित हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी फिर वही समस्या आई समरफील्ड के मॉडल में कि पिंड किस कक्षा में स्थिर वेग से गति, किसी भी कक्षा में स्थिर वेग से गति कर रहे हो तो भी दिशा परिवर्तन के कारण उसमें त्वरण तो होगा ही। अतः समरफील्ड भी परमाणु संरचना का सही मॉडल प्रस्तुत नहीं कर सके। और इसके बाद हम आते हैं बोहर के परमाणु मॉडल पर। बोहर के परमाणु मॉडल की पृष्ठभूमि 1900 ईस्वी में मैक्स प्लैंक द्वारा क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित हो जाने तथा आइंस्टाइन द्वारा 1905 में आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत हो जाने पर इनका आधार लेकर नील्स बोर ने 1911 में संशोधित परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। बच्चों, परमाणु मॉडल यहाँ आपको एक दिख रहा है, वो किस प्रकार से उसका कंक्लूजन निकला है कि बीच में आपको दो प्रकार के कण दिख रहे हैं, नीले और लाल। यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाहर चारों ओर उसके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। यह वास्तव में कुछ रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर ही आधारित था, सौर मंडल जो हमने कहा था। अब आप देखेंगे कि बोहर मॉडल को पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंसेप्ट पढ़ना है। वह क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति, यह मैक्सवेल द्वारा दी गई। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति, यह प्लैंक के द्वारा दी गई। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, यह
आपको पढ़ना है कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वित व्यवहार, ड्युअल नेचर, मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण में ड्युअल नेचर होता है, कण का गुण भी होता है और तरंग का गुण भी। और फिजिक्स का भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है स्पेक्ट्रम। ये आप 7 रंगों से बन करके बनता है, यह देखेंगे आप। और इसके बाद हम आते हैं कि बोहर ने जो है क्या मतलब मॉडल के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में जो कंसेप्ट दिए वह क्या थे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जहां उनका कोणीय संवेग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम h/2π होता है। h प्लैंक का स्थिरांक है, पाई का मान आपको पता है, उसका दुगुना करने पर त्रिज्या को इसका मान ज्ञात हो जाता है, या इसका सरल गुणक होता है। इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जाने पर ही ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के पूर्ण क्वांटा hv या क्वांटा के पूर्णांक गुणक hv, 2hv, 3hv इत्यादि के रूप में होता है। h प्लैंक स्थिरांक है जिसका मान है 6.625 × 10⁻27 अर्ग प्रति सेकंड। और v आवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति। अब इसके बाद बोहर मॉडल ने जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाया। वह क्या था? बोहर के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या की गई वह किस प्रकार से थी? कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। कोई इलेक्ट्रॉन निम्न स्थायी स्तर से उच्च स्थायी स्तर पर तब जाएगा जब वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा। इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आने पर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और बोहर ने एक आवृत्ति का नियम दिया, वह था V = ΔE/h। डेल्टा E जो है वह एनर्जी में अंतर है, E2 - E1। और यहाँ पर एक समीकरण दिया, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, mvr = nh/2π। m जो है वह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v वेग है तथा r जो है वह क्या है, त्रिज्या है। r क्या है, उस कोण, उस जो चक्र है, जो कक्ष है उसकी त्रिज्या है। इसके बाद भी क्या हुआ कि बोहर में कुछ कमियां रह गई। क्या कमी रह गई, एक बार हम ध्यान देंगे। बोहर का सिद्धांत उन परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से अधिक होती है। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो बोहर ने एक्सप्लेन कर दिया, किंतु हाइड्रोजन से अधिक परमाणु क्रमांक वाले जो थे, जिनमें और अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनसे बनने वाले स्पेक्ट्रम को बोहर समझा नहीं पाए। दूसरी समस्या, जो महत्वपूर्ण समस्या थी, वह यह थी कि यह सिद्धांत परमाणुओं के संयोग से बनने वाले अणुओं की आकृति को भी समझाने में असफल रहा, और वह यह भी बताने में असफल रहा कि परमाणु दूसरे परमाणु से किस प्रकार के बंध द्वारा आपस में बंधे होते हैं। इसके बाद हम आते हैं पुनरावृत्ति पर। आपने आज जो पढ़ा उस पर एक बार एक नजर डालेंगे, ध्यान देंगे कि आज आपने क्या क्या पढ़ा। अपरमाणुविक कणों की खोज, जिसमें क्या क्या था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के परीक्षण थे, जो आपने एक्सपेरिमेंट चित्र सहित देखे हैं, उनको एक बार पढ़ेंगे। इसके बाद आपने पढ़ा विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु संरचना के मॉडल। कौन कौन से आज आपने पढ़े? आपने पढ़ा थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोहर का परमाणु मॉडल। आपके लिए आज के प्रश्न हैं, सभी बच्चे नोट करें और इनको आज का वीडियो देखने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल चित्र द्वारा समझाइए। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की 2 कमियां, दोष लिखिए। और इसके बाद बोहर द्वारा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए और बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। तो धन्यवाद बच्चों।
ऐसी आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि कोई दिक्कत आती है आप अपनी पाठ्य पुस्तकों की मदद ले सकते हैं। साथ ही अपने शिक्षक को फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हैं। आज का ये टॉपिक बहुत जल्दी हमने कवर किया है। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट में क्वांटम यांत्रिकी मॉडल पर।